जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम रेलवे का यूथ साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने दोस्तों यूनिट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो पिछला चैप्टर हमारा हीट था, तो हीट को उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आज हम दोस्तों वेव या तरंग से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी करते चलेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी या सुविधा हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इससे पहले कि दोस्तों हम जितने भी तरंग होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत के चुम्बकीय तरंग जितने भी प्रकार के होते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने होते हैं उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको याद करने का एक ट्रिक है, जिसे क्या क्या बोलते हैं इसको, गाय गाय अवी जू इंफ्रा मारे। इसी इसी में से दोस्तों सारे के सारे हमारा जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसी से हमें पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पहला हमारा क्या है, ग है। ग से हमारा क्या हो गया, गामा। ग से क्या हो गया दोस्तों, गामा किरण। और ए से क्या हो गया, एक्सरे। ए से क्या हो गया दोस्तों, एक्सरे, एक्स किरण। अ से हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये अ से हमारा हो गया अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट। या इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, परावैंगनिक किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैंगनी किरण। और यहाँ से ये दोस्तों, ये बीजू जो है दोस्तों, बीजू से हम इसको क्या बोलते हैं, विजुअल रेज, विजिबल रेज, विजिबल रेज। और विजुअल रेज का मतलब क्या है दोस्तों, प्रकाश या ऑप्टिक्स से, लाइट से संबंधित जितने भी है दोस्तों, वो क्या होता है, विजू से विजुअल रेज होता है दोस्तों। इसमें से ये सब क्रम के अनुसार ही है, इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से के अनुसार ही है। इसको आगे हम देखेंगे कि वेवलेंथ और या किसके अनुसार कैसे है। ये इंफ्रा से क्या हो गया दोस्तों, इंफ्रारेड। इंफ्रा से क्या हो गया, इंफ्रा रेड। इसको हम क्या बोलते हैं, अवरक्त किरणें भी कहते हैं इसको, अवरक्त किरणें। और ये दोस्तों, ये क्या दोस्तों, माँ। माँ से क्या हो गया, माइक्रोवेव। क्या हो गया दोस्तों, माँ से माइक्रोवेव। और ये रे से क्या हो गया दोस्तों, रेडियो वेव। ये क्या दोस्तों, रेडियो वेव। तो ये टोटल हमारा जो जितने भी है दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारे के सारे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए ये हमारा गामा है। अगर हम इधर से इधर जाते हैं, इसमें दो कंडीशन होता है दोस्तों। एक में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दोस्तों गामा किरण का होता है। किसका होता है, गामा किरण का। अब इधर हम जैसे जैसे चलते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगा दोस्तों, घटता जाएगा। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा। और जब हम यहाँ पे चल जाएंगे दोस्तों, ये हमारा ये रे क्या है, रे रेडियो वेव, रेडियो वेव। अब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, घटता जाएगा। लेकिन दोस्तों जो वेवलेंथ होगा हमारा, ये तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होगा दोस्तों, वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाएगा। तरंग दैर्ध्य क्या होगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा। और दोस्तों अगर इधर हम जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। ये फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन दोस्तों अगर वेवलेंथ हम इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ हमारा क्या होगा, या तरंग दैर्ध्य हमारा घटेगा। तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घटेगा। अगर इधर से जाएंगे तो इधर तरंग दैर्ध्य घटेगा, और इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों फ्रीक्वेंसी इधर जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर
फ्रीक्वेंसी की बात करें तो किसका है, गामा रे का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा का, फिर एक्सरे का, फिर ये अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी का, फिर विजुअल रेज का, फिर इंफ्रारेड का, उसके बाद दोस्तों माइक्रोवेव का, उसके बाद रेडियो वेव का। तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम अगर देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो किसका है, ये हमारा रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे कम है। रेडियो वेव का क्या है दोस्तों, सबसे कम है। रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। और दोस्तों वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य की बात करें, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है, रेडियो वेव का है। और सबसे कम किसका हो जाएगा फिर, इंफ्रारेड में ये गामा का दोस्तों। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका हो जाएगा, गामा का दोस्तों। और एक बात, एक फॉर्मूला क्या है दोस्तों, E इक्वल टू होता है एच न्यू। क्या था दोस्तों, एच न्यू। ई हमारा क्या है दोस्तों, ई हमारा यहाँ पे क्या है, एनर्जी है। ये क्या है दोस्तों, एनर्जी है। और एच हमारा जो है दोस्तों वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। और ये न्यू जो है दोस्तों ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी है। देखिए दोस्तों, तो ये एनर्जी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये प्लांक कांस्टेंट देखा जाए दोस्तों, ये हमारा प्लांक कांस्टेंट क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो इससे हमारा क्या पता चल रहा है कि एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का। क्या होगा दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी का एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का होगा। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या किसका होगा दोस्तों, जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा किसके पास है, गामा के पास। अगर गामा के पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी भी सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, एनर्जी भी सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, गामा के पास, गामा किरण के पास। और दोस्तों जब एनर्जी उसके पास ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण ही क्या है, इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा है गामा में। और दोस्तों सबसे कम एनर्जी की बात करें तो किसके पास होगा, ये रेडियो वेव के पास होगा। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा उसका भेदन क्षमता भी क्या होगा, या छेद करने की क्षमता क्या होगा, भेदन क्षमता। तो भेदन क्षमता किसका ज़्यादा होगा, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा। तो भेदन क्षमता भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये सबसे ज़्यादा किसका होगा, गामा का ही होगा। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता भी किसका होगा, गामा का ही होगा। क्योंकि एनर्जी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण इसके पास क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी ज़्यादा है तो क्या इसका मतलब क्या है, उसके पास भेदन क्षमता भी ज़्यादा होगा। और सबसे कम भेदन क्षमता दोस्तों किसका होगा, रेडियो वेव का होगा। सबसे कम भेदन क्षमता रेडियो वेव का होगा। और सबसे अधिक वेवलेंथ रेडियो वेव का रेडियो वेव का होता है। तो जो एनर्जी है दोस्तों वो हमारा वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, E इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये जो न्यू हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। और एच हमारा क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। एच हमारा क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है। और ये ई हमारा एनर्जी, तो एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जा रहा है, हमारा न्यू का। तो एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होगा, गामा का होगा। फिर उसके बाद किसका होगा, एक्सरे का होगा। फिर ये किसका होगा, अल्ट्रावायलेट का होगा। फिर हमारा किसका होगा, ये विजुअल रेज का होगा, यानी कि प्रकाश का, लाइट का। फिर इंफ्रारेड का होगा, फिर माइक्रोवेव का, उसके बाद रेडियो वेव का। दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेंज होता है वो रेंज कितना कितना का होता है। तो इसका टोटल रेंज हमारा दोस्तों कितना होता है, 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻4 मीटर तक होता है दोस्तों। मतलब यहाँ से 10⁻⁴ - 14 से यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10⁻⁴ इसका रेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका हो जाएगा, गामा का। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका हो जाएगा, गामा का। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका हो जाएगा, रेडियो वेव का हो जाएगा हमारा। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा दोस्तों, भेदन क्षमता गामा का। उसके बाद इसी तरह प्रकार की भेदन क्षमता हमारा क्या होगा, घटता जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी अगर इसमें से बोला जाए तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, रेडियो वेव का। तो अगर आप इस लाइन को एकमात्र याद रख लें दोस्तों, तो पूरा रेडियो वेव का जितने भी किसका एनर्जी कम है या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ये सब इसी से हमारा पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो इसमें से विद्युत चुम्बकीय तरंग हमने क्या देखा दोस्तों, कौन कौन था सा, कि अल्फा किरणें हमारा विद्युत तरंग के अंतर्गत था, बिल्कुल नहीं था। क्या सरवी तरंग है दोस्तों, अच्छा अच्छा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम उसे कहते हैं जिससे ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। मीडियम की क्या होता है,
ज़रूरत नहीं पड़ता है, मीडियम या माध्यम की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड साउंड क्या बिना मीडियम का चल सकता है? साउंड को अगर हम कुछ बोलते हैं तो हवा के माध्यम से जाता है, यानी कि वो मीडियम है हवा। लोहे के माध्यम से जाता है, पानी के माध्यम से जाता है। तो हवा जो ट्रांसफ़र होता है वो मीडियम के थ्रू से या माध्यम के थ्रू से ट्रांसफ़र होता है। बीटा भी दोस्तों, बीटा किरणें या फिर अल्फा किरणें भी हमारा हवा के माध्यम से ही, मतलब मीडियम, इन तीनों के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन एक्सरे किरण दोस्तों, इसको अगर हम वैक्यूम में भी ले जाएं तो ये एक्सरे जो है हमारा ट्रेवल कर सकता है, लेकिन ये तीनों नहीं कर सकता। इन तीनों के लिए मीडियम की जरूरत होता है, लेकिन एक्सरे को मीडियम की जरूरत नहीं होता है। तो चुंबकीय किरण, विद्युत चुंबकीय का हमारा कौन सा हो गया इसमें दोस्तों? एक्सरे हो गया। क्योंकि हमने क्या देखा था, गाय, मतलब पहले में हमने क्या देखा, गामा था, दूसरे में क्या था, एक्सरे था। तो ये ए हमारा एक्सरे क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रंग की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होती है? दोस्तों, इसको भी हम देखते हैं। क्या हम क्या देखें, वेव के देखे थे, वेव के बारे में। अब यहाँ पे रंग से पूछ दिया है दोस्तों। तो रंग से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका कितना अधिक वेवलेंथ है? VIBGYOR। तो ये हमारा क्या दोस्तों कलर हो गया, कौन सा कलर को दर्शा रहा है? भी हमारा वॉयलेट कलर। क्या दोस्तों, वॉयलेट, या इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बैंगनी कलर। क्या बोलते हैं, बैंगनी कलर। ये आई से हमारा क्या हो गया दोस्तों, इंडिगो कलर। आई से क्या हो गया, इंडिगो कलर। और ये जी से कौन सा कलर आएगा दोस्तों, ग्रीन कलर। और ये वाई से येलो कलर। और ओ से क्या है दोस्तों, ऑरेंज कलर। और आर से क्या है दोस्तों, रेड कलर। तो दोस्तों, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो सबसे अधिक वेवलेंथ हमारा किसका होगा? सबसे अधिक वेवलेंथ दोस्तों हमारा रेड कलर का होता है। उसके बाद जिस जिस प्रकार से हमने क्या देखा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, कि जितने भी वेवलेंथ जो थे उसका एक सीरीज था। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हमारा किसका था, रेडियो वेव का। तो इसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड कलर का। तो दोस्तों, जिसका वेवलेंथ अधिक होता है, जिसका वेवलेंथ वेवलेंथ को दोस्तों ये लैम्बडा से दर्शाया जाता है। तो जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों कम होता है, उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो अगर हम इधर से जाएं तो वेवलेंथ हमारा क्या होगा, घटेगा। इधर से इधर जाने पर दोस्तों ये लैम्बडा हमारा वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ हमारा किसका है, रेड कलर का है। और दोस्तों, अगर हम ये वॉयलेट कलर से जाएं, इधर इधर जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, घटेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दोस्तों इन सभी रंगों में से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा किसका है, वॉयलेट कलर का या बैंगनी कलर का। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा दोस्तों हमारा किसका है, वॉयलेट कलर का। लेकिन दोस्तों, सबसे कम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ हमारा सबसे अधिक रेड का होता है, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, बैंगनी कलर का होता है। सबसे कम वेवलेंथ दोस्तों ये बैंगनी कलर का होता है, सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बैंगनी का होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य दोस्तों रेड कलर का होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ किसका होता है दोस्तों, रेड कलर का होता है। अब इसी तरह से हम सीरीज को आगे लेके जाएंगे दोस्तों। तो इस सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ है, रेड का, फिर ऑरेंज का, फिर येलो कलर का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का, फिर वॉयलेट का। इसी प्रकार हमारा क्या होगा दोस्तों, ये क्रम घटता चला जाएगा वेवलेंथ की सीरीज में। लेकिन दोस्तों, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये वेवलेंथ का जस्ट क्या होगा, हमारा उल्टा होगा। जिसका सबसे अधिक वेवलेंथ होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा, उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर बाएं से इधर जाएंगे तो हम घटेगा, लेकिन इधर से इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारा कम होगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा किसका है, वॉयलेट कलर का है। लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका है, वॉयलेट कलर का है। तो जिसका ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। तरंग दैर्घ्य अधिक होना और फ्रीक्वेंसी कम होना, ये एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत चलता है। अगर तरंग दैर्घ्य इसका ज़्यादा है, कम है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अधिक होगा। और इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसका कम होगा। तो इसमें क्या बोला गया, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है।
कम होती है। तो लाल का सबसे अधिक है दोस्तों, ये नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं रेड, ऑरेंज, ऑरेंज कलर का, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, लाल भी नहीं होगा। नीला कलर, ब्लू तो यहाँ पे है, तो ब्लू भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बैंगनी कलर हमारा सब एक नंबर पे आ गया, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है बैंगनी कलर के पास, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, लेकिन सबसे वेवलेंथ इसका क्या है, कम है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन, जब वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाए तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें एक दो कथन दिया गया है, अभिकथन और कारण। देखिए दोस्तों, हम एक फ्रीक्वेंसी का क्या होता है फॉर्मूला, जैसे कि एक वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये हमारा क्या है, वेवलेंथ है। इसको हमने देखिए दोस्तों, इस ये न्यूज से भी फ्रीक्वेंसी को दर्शाया जाता है, इससे भी फ्रीक्वेंसी को दर्शाया जाता है। हम फ्रीक्वेंसी को कुछ भी मतलब अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग हम या तो इसको फ्रीक्वेंसी को दर्शा सकते हैं या तो इसको फ्रीक्वेंसी से हम डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, वेवलेंथ होता है। तो ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये हमारा क्या है, वेवलेंथ है, और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है। लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पे, v से हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी, और n से, ये न्यूज से हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। और ये हमारा दोस्तों, ये लैम्बडा क्या है, लैम्बडा, लैम्बडा हमारा जो हो गया, क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया, क्या हो गया, वेवलेंथ या तो तरंग दैर्घ्य। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम देखेंगे दोस्तों कि क्या कंडीशन होने वाला है जब वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य आधी रखी जाए। देखिए दोस्तों ये हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, v इक्वल टू न्यू लैम्बडा। अब इसमें क्या बोला गया दोस्तों, हमारा फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम तरंगदैर्घ्य को आधा कर दें। वेलोसिटी जब हमारा दोस्तों क्या है, ये वेग हमारा दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है। जो वेग हमको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रख दिए। अब न्यू की जगह पर क्या रखेंगे, हम न्यू की जगह पर न्यू ही रखते हैं, न्यू की जगह पर न्यू ही। और ये वेवलेंथ को जब दोस्तों क्या करना, हमको आधा करेंगे। जब आधा करेंगे तो ये पूरा का टर्म दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर तो नहीं रहेगा क्योंकि आधा कर दिए इसको। तो जब इसको आधा करेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, वेवलेंथ तो हमारा कम हो गया। जब वेवलेंथ कम हो गया तो ये फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो कितना से बढ़ेगा, क्योंकि हमको जब इस इक्वेशन को मेंटेन रखना है, क्योंकि क्या बोला गया, वेलोसिटी हमारा वेग स्थिर रहे। तो वेग स्थिर है तो इस इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से हमको यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो हम इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों, इससे पता ये चल रहा है कि अगर हम वेवलेंथ को आधा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को हमको, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। आधा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि जो वेवलेंथ हमारा जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा दोस्तों, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वेवलेंथ हमारा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, घटेगा। और अगर वेवलेंथ हमारा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर अगर ये हमारा 2 गुना हो रहा है तो ये हमारा, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, आधा होगा। लेकिन अगर इसको आधा करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 2 गुना होगा। मतलब इसको तीन तीन गुना करें, मतलब इसको 3 गुना करेंगे दोस्तों तो ये बटा 3 हो जाएगा। और इसको अगर 4 गुना करेंगे तो ये बटा 4 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें अगर बट्टा 2 करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं। तो इसमें 2 गुना हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, अब देखते हैं क्वेश्चन। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे वेग, कारण में क्या बोला गया दोस्तों, वेग आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, बिल्कुल गलत दोस्तों। क्योंकि आवृत्ति हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। आवृत्ति हमारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो आवृत्ति के बारे में यहाँ चर्चा नहीं किया गया, उचित नहीं है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, बिल्कुल गलत दोस्तों। क्योंकि सिर्फ अभिकथन हमारा सही है, कारण सही नहीं है। क्योंकि कारण हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को दोगुना को दर्शाता है, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी दोगुना नहीं है। और तरंग दैर्घ्य जैसे कि तैसे फॉर्मूला ही सिर्फ लिख दिया है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, बिल्कुल गलत दोस्तों। सिर्फ हमारा अभिकथन सही है, अभिकथन और कारण दोनों गलत है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है सो गलत है। अभिकथन जो पहले बोला गया है वो क्या बोला गया है, सत्य बोला गया है। तो सिर्फ हमारा जो है इसमें अभिकथन सही, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्न में से तरंग की विशेषता नहीं है। अब तरंग की बात करें दोस्तों, तो हम तरंग किसको कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव को लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों,
ट्रांसवर्स वेव को लेते हैं और उसको हम समझते हैं कि वेव क्या होता है। यहाँ पे अब तरंग, ये हमारा क्या, एक ट्रांसवर्स वेव है। ये क्या हमारा दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव है। क्या है दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव है, या इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग इसको कहते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों हम किसको किसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोलेगा, तरंगधर क्या होता है और आयाम क्या है, आवृत्ति क्या है, माध्यम क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, वेव है। जब वेव है दोस्तों, तो ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। जैसे कि यहाँ से चलना ही शुरू किया, ये यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ पे क्या किया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। क्या किया, ये एक साइकिल यहाँ पे क्या कर लिया, एक चक्कर में तो पूरा कर लिया। यहाँ पे एक कंपन इसको बोलेंगे दोस्तों, एक कंपन पूरा कर लिया। तो एक कंपन या एक ऑसिलेशन कंपन पूरा कर लिया। ये क्या है, एक कंपन पूरा कर लिया। तो जितना समय लगेगा, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगेगा, उस समय को हम, एक साइकिल पूरा करने में दोस्तों दोस्तों जो समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल या तो टाइम पीरियड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्त काल या तो टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब एक साइकिल दोस्तों, एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल या कंपन पूरा करने में जो समय लगता है, उसको क्या बोलते हैं, आवर्त काल कहते हैं। तो एक साइकिल पूरा हो गया। अब एक साइकिल पूरा हो गया दोस्तों, दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, आवर्तकाल। अब हम देखेंगे दोस्तों फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक सेकंड में, जैसे कि एक सेकंड में एक हमारा कितना कंपन, ये एक सेकंड में दोस्तों, जैसे कि ये कितना कंपन कर लेगा, एक सेकंड में जितना कंपनों को पूरा करेगा, एक सेकंड में जितना कंपन को या ऑसिलेशन को या जितना चक्कर को पूरा करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। एक सेकंड में जितना तरंग पूरा करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब इसमें इस वेव में दोस्तों हम देखते हैं कि वेवलेंथ किसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऊपर वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम स्रिंग बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। और नीचे वाले को दोस्तों गर्त बोला जाता है। नीचे वाले को गर्त या तो ट्रफ बोला जाता है, TROUGS। इसको नीचे वाले को ट्रफ। तो दोस्तों दो लगातार, अगर यहाँ ये हमारा क्या, ये बिंदु है, तो दो लगातार सिरिंग सिरिंग या दो लगातार गर्त गर्त के बीच की दूरी, जैसे यहाँ से ये हमारा क्या है, ये हमारा सिरिंग है, ऊपर वाला भाग है, और यहाँ वाला भी क्या है, ऊपर वाला भाग है। तो दो सिरिंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। या तो फिर इसे लैम्बडा से दर्शाया जाता है, या तो फिर इसे वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वेवलेंथ या तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। या तो दो गर्त के बीच में दोस्तों, अगर अगर इसी को यहाँ से लेकर के यहाँ से ये दूरी को लेंगे, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे बोला गया दोस्तों ये आयाम। तो आयाम हमारा क्या होता है, आयाम हमारा क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब कोई वेव, ये हमारा वेव सबसे अधिक, या तो सिरिंग को ले लें या तो गर्त को ले लें, जब सबसे अधिक मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है, कितना तो दोस्तों, मैक्सिमम, मतलब ये दूरी, देखिए ये दूरी जो है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक जितनी दूरी होता है, जितनी दूरी, तो उसे हम दोस्तों आयाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। या तो इसे इंग्लिश में दोस्तों एम्पलीट्यूड कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया, आयाम हो गया। तो एक तरंग की विशेषता नहीं है। देखिए, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी के रूप में जा रहा है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये कंपन के रूप में जा रहा है, और ये हमारा तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य तो हमारा क्या है दोस्तों, एक वेव से संबंधित है, क्योंकि ये दो सिरिंग या गर्त के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ये तरंग से हमारा संबंधित है, और ये हमारा तरंग जो कौन सा तरंग तरंग है दोस्तों, ट्रांसवर्स वेव है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं इसको। तो ये हमारा तरंगदैर्घ्य इससे संबंधित है। आयाम दोस्तों, आयाम, तो आयाम हमारा क्या है, जब मैक्सिमम कोई पार्टिकल का वेव या कंपन मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक ऊपर, या ऊपर सिरिंग या गर्त के बीच में जो दूरी होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो आयाम भी हमारा एक तरंगदैर्घ्य से क्या है, संबंधित है यहाँ पर। अब फ्रीक्वेंसी दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, आवर्त फ्रीक्वेंसी को भी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ साइकिल या कंपन पूरा करेगा या ऑसिलेशन को पूरा करेगा एक सेकंड में, उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं।
तो दोस्तों ये माध्यम जो है हमारा, माध्यम की कोई जरूरी नहीं है कि माध्यम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट हमारा कभी ट्रांसफर कर सकता है, लाइट हमारा वैक्यूम में भी मतलब दोस्तों वो ट्रांसफर कर सकता है, तो इस कोई जरूरी नहीं है। और लाइट में हमारा दोस्तों वेव होता है, तो हमारा ये क्या है, माध्यम की जरूरत नहीं है, तो तरंग जो हमारा दोस्तों माध्यम से संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है। हम क्या देखे थे दोस्तों, स्टार्टिंग में शुरू में ही हमने क्या देखा कि जब वेवलेंथ बढ़ रहा था तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा था, घट रहा था। या तो हमने एक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये न्यू इक्वल टू वेवलेंथ, तो हमने क्या देखा कि ये वेवलेंथ जो है जब वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा जाए या गति को कांस्टेंट रखा जाए तो वेवलेंथ या ये एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या अनुक्रमानुपातिक होता है। अगर ये अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, घटेगा। और अगर वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है दोस्तों, विपरीत होता है। तो विपरीत तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो दोस्तों जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो ये वेवलेंथ हमारा क्या होगा, स्वाभाविक है कि वो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन को देखते हैं, तो वेव मतलब यहाँ पे क्या वेव तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। यह एक समान रहता है, बिल्कुल नहीं। यह घट जाती है, तो वेवलेंथ हमारा क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान करें। विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रयोग, जैसे जैसे देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार के तरंग जो है उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है। जैसे कि रेडियो तरंग का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, तो और सूक्ष्म तरंगे का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, अवरक्त किरणें का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, गामा किरणें का इस्तेमाल किसमें किया जाता है। मतलब क्या दोस्तों, यहाँ रेडियो वेव, तो देखते हैं हम रेडियो वेव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। रेडियो वेव, तो रेडियो वेव का हमारा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए रेडियो वेव का सबसे पहला दोस्तों इस्तेमाल रडार में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों, रडार या सैटेलाइट जो हमारा होता है दोस्तों उसमें किया जाता है, रेडियो सैटेलाइट में दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ में जब रडार में इस्तेमाल किया जाता है तो जो हमारा सेलुलर फ़ोन है दोस्तों वो हमारा उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, सेलुलर फोन में भी इसका रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑप्शन दूसरा क्या बोला गया, सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे क्या है दोस्तों, सूक्ष्म तरंगे मतलब माइक्रोवेव दोस्तों। सूक्ष्म तरंगे क्या है हमारा, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वो हमारा किस में होता है, सेटअप बॉक्स में किया जाता है। सेटअप बॉक्स, सेटअप बॉक्स दोस्तों दोस्तों जो डिश टीवी वगैरह जो टाटा स्काई होता है, टाटा स्काई वगैरह जो होता है वो मोबाइल टावर में भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। मोबाइल टावर में भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों माइक्रोवेव का। और दोस्तों माइक्रो ओवन नाम सुना होगा दोस्तों, माइक्रो ओवन जिसमें खाना गर्म किया जाता है दोस्तों। माइक्रो ओवन जिसमें क्या किया जाता है, खाना गर्म किया जाता है, वो भी हमारा क्या है, अंतर है। और एक दोस्तों स्पीड गन में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, स्पीड गन। स्पीड गन क्या होगी तो दोस्तों, दोस्तों स्पीड गन ये हमारा कि जब कोई गाड़ी तेज गति से चलता है, तेज गति से चलता है तो उस गाड़ी का हम बैठे बैठे से यहाँ पे उसको लोकेट करके गाड़ी को देख देख सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है, मतलब गाड़ी कितनी तेज से वो जा रही है। तो वो हमारा किस में इस्तेमाल किया जा रहा है, विमान को नेविगेट करने में या पता करने के लिए हमारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, गामा किरणें। तो गामा किरणें का क्या दोस्तों, भेदन क्षमता अधिक है। हमने क्या देखा था, गामा किरणें का भेदन क्षमता अधिक है। तो गामा किरणें का इस्तेमाल हमारा किस में हो रहा है, कैंसर का इलाज में किया जा रहा है, कैंसर का इलाज में दोस्तों। और एमआरआई में भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये गामा किरणें का एमआरआई में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और गामा किरणें जो है शरीर की गहराई तक जाता है, क्योंकि कैंसर की जो कीटाणु होता है उसको मारने के लिए किया जाता है, तो ये शरीर की गहराई तक में भी जाता है। तो ये गामा किरणें क्या है दोस्तों। अब ये क्या बचा दोस्तों, इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणें जो है दोस्तों वो इसका इस्तेमाल हम रिमोट में करते हैं दोस्तों। किस में करते हैं, घरेलू रिमोट जो होता है दोस्तों, टीवी का या
टीवी का जो रिमोट होता है या एसी का रिमोट होता है, तो रिमोट जो हमारा होता है दोस्तों, उसमें हम अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। और इसी सीसीटीवी का में भी इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और अंधेरे, अगर अंधेरे में देखना हो दोस्तों, तो उसमें भी हम अवरक्त किरणें का इस्तेमाल करते हैं, या चाहे धुंधला हो या कोहरा हो या बादल हो, उसमें अगर देखना हो तो उसे हम अवरक्त किरणें का इस्तेमाल करते हैं उसमें। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे के बारे में क्या देखते हो दोस्तों? रडार या सेलुलर फोन में। तो रेडियो तरंग या रडार या सेलुलर फोन किस में है हमारा? 3 नंबर पी का 3। अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें किस में है दोस्तों? मतलब अवरक्त किरणें का काम क्या था? रिमोट या सीसीटीवी में। तो घरेलू रिमोट किस में है? 1 नंबर में। तो ये इसमें जाएगा हमारा। और ये क्या है? सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे किस में है? सूक्ष्म तरंगे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? सेटअप बॉक्स, टीवी वगैरह में। तो ये हमारा क्या, सूक्ष्म तरंगे या तो विमान नेविगेशन में। तो ये हमारा विमान नेविगेशन दिया गया दोस्तों। तो क्यू का हमारा 2। अब लास्ट बच गया क्या? गामा किरणें। तो गामा किरणें का क्या होगा? कैंसर के इलाज के लिए। गामा किरणें कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या, पी का 3। पी का 3 किस में दोस्तों? पी का 3 डी में है और सी में है। अब क्यू का 2, क्यू का 2 किस में दोस्तों? क्यू का 2 हमारे यहाँ पे सी में है। तो इसका मतलब उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरणों को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? हमने क्या देखा दोस्तों? अभी जो इंफ्रारेड था, वो इंफ्रारेड का इस्तेमाल या अवरक्त किरणों का इस्तेमाल हम किस में कर रहे थे? रिमोट में। और उसी रिमोट से क्या कर रहे थे हम? टीवी का कंट्रोल करते हैं। टीवी को कंट्रोल करते हैं, एसी को कंट्रोल करते हैं, सीसीटीवी को कंट्रोल करते हैं। ये सब सारी चीज़ों को किससे कंट्रोल करते हैं हम? रिमोट या टीवी एसी का कंट्रोल किस रिमोट के थ्रू से होता है? वो उसमें क्या होता है? इंफ्रारेड। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड का हो जाएगा। एक्सरे हमारा क्या था दोस्तों? टूटी हुई हड्डियों का एक्सरे हम करते हैं। टूटी हुई क्या करते हैं? टूटी हुई हड्डी जो होता है उसको एक्सरे, मतलब एक्सरे करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और पराबैंगनी किरण क्या है दोस्तों? पराबैंगनी किरण, ये पराबैंगनी किरण से हमारा स्किन कैंसर होता है दोस्तों। ये स्किन कैंसर जो हमारा, जो ओजोन लेयर को अगर छेद होने के कारण हमारा लाइट में क्या पाया जाता है? सूरज की रोशनी में पराबैंगनी किरण पाया जाता है। तो वो पराबैंगनी किरण, लेकिन दोस्तों इसका दोस्तों जो वाटर को क्लीन करने के लिए भी पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर क्लीन करने के लिए, मतलब पानी को क्लीन करने के लिए पराबैंगनी का किरण का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे में हड्डी का दोस्तों जो टूट जाता है तो उसको, या हीरे का छेद छेद पता करने के लिए भी एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। देखिए दोस्तों, जो अनुदैर्ध्य हमने क्या देखा था उस टाइम हमने अनुप्रस्थ तरंग को देखा था कि ये तरंग ऐसे ऐसे जाता है, जिसको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंग है दोस्तों, वो हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ऐसे 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 इस दिशा में जाता है। कहीं पे ये हमारा क्या है? पतला हो गया, तो फिर एकदम गाढ़ा हो जाता है, फिर पतला हो जाएगा थोड़ा सा, फिर गाढ़ा हो जाएगा। मतलब ये कंप्रेस हो जाएगा। यहाँ पे कंप्रेस है, यहाँ पे फेल है, यहाँ पे कंप्रेस है। अलग कलर से दिखाते हैं दोस्तों, जिससे हम आराम से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम क्या लिए पहले? फेल। मतलब यहाँ पे ये वेव इनकी, यहाँ पे क्या दोस्तों, ये ज़्यादा फेल है। और दोस्तों ये हमारा यहाँ पे जब आया तो ये क्या हो गया? ज़्यादा घना हो गया। क्या हो गया? ज़्यादा घना हो गया। फिर हमारा यहाँ पे ये ज़्यादा फेल फेल पर है। फिर यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा ज़्यादा घना हो गया। मतलब क्या हो गया? ये घना हो गया। तो दोस्तों हम जब फेल से होता है, जब कणों का संचरण या जो मूवमेंट होता है दोस्तों, वो फेल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको जब फेल होता है उसको, तो हम उसको रेयरर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेयर या विरल बोलते हैं। मतलब ये एक दूसरे से क्या है? फेल है। और ये डेंसर, और जो जब कणों का मूवमेंट जब सकेस्ट हो जाता है दोस्तों, संपीड़ित हो जाता है या कॉम्प्रेसिव होता है ज़्यादा, या डेंस होता है, तो उसे क्या कहते हैं? डेंसर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डेंसर कहते हैं, या तो सघन कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो हमारा क्या हो रहा है? वो हमारा किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है?
समांतर रूप में जा रहा है, ऐसे ऐसे देखिए समांतर के रूप में जा रहा है। किस में जा रहा है? समांतर के रूप में जा रहा है। तो यहाँ पे जब इन दोनों का गैप दोस्तों जब दूर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विरल बोलते हैं। और जब सकेस्ट हो जाता है, कॉम्प्रेसिव होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेंसर कहते हैं। तो इसमें जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो किस तरह से ट्रांसफर कर रहा है? समांतर के फॉर्म में। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं? अभी हमने क्या देखा दोस्तों? तुरंत लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम क्या कहते हैं? सी नंबर का उत्तर हो जाएगा। तो ये अनुप्रस्थ क्या है हमारा दोस्तों? अनुप्रस्थ हमारा ये है, ये परपेंडिकुलर से जाता है। माइक्रोवेव दोस्तों क्या है? माइक्रोवेव तरंग हमारा क्या है जिसका इस्तेमाल दोस्तों माइक्रोवेव का इस्तेमाल किस में किया जाता है? सेट टॉप बॉक्स वगैरह में, डिश टीवी में, या मोबाइल टावर में हमारा ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या बोल गया? विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब होता है। अभी हमने क्या देखा दोस्तों? जो अनुदैर्ध्य तरंग था उसमें हमने क्या देखा? एक जगह कम डेंस था और फिर आगे चला तो क्या था दोस्तों? अधिक घना घना था। तो इसको क्या बोलते हैं? विरल बोलते हैं। और इसको सॉरी दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? सघन बोलते हैं। जिसका ज़्यादा डेंस था उसको क्या बोलते हैं? सघन। और जहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको विरल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब होता है। देखिए दोस्तों, विरलीकरण मतलब क्या? विरल मतलब हवा का दाब यहाँ पे क्या लग रहा है? कम लग रहा है, दूर दूर में है। जब हवा का दाब दूर दूर में है तो वो क्या हमारा? विरल है। और अगर नज़दीक है, अगर हवा का दाब हमारा अधिक होता तो वहाँ पे क्या होता? हमारा सघन होता। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 856 का ए नंबर का हो जाएगा। क्योंकि हवा का दाब हमारा कम है तो उसको क्या बोलते हैं? विरल बोलते हैं या विरलीकरण बोलते हैं। और हवा का दाब अगर अधिक होता तो वहाँ पे क्या होता? हमारा सघन होता। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ हवा दाब है। संपीड़न दोस्तों, अभी ये पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों? ये पिछला क्वेश्चन में संपीड़न हम किसको बोलते हैं? संपीड़न मतलब जहाँ पे कॉम्प्रेसिव, जहाँ पे ज़्यादा हवा का दाब अधिक है उसी को क्या बोलते हैं? हम संपीड़न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संपीड़न। या कॉम्प्रेसिव नेचर का कह सकते हैं। कॉम्प्रेसिव मतलब ज़्यादा डेंस होता है। और हवा का दाब जहाँ कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विरल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा संपीड़न कंडीशन हो रहा है, मतलब सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में हमारा क्या है? संपीड़न है। और जहाँ पे संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पर वायु का दाब क्या होगा दोस्तों? अधिक होगा। वायु का दाब क्या होगा? अधिक होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। और जहाँ पे वायु का दाब कम होगा दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे? विरल बोलेंगे। शून्य तो होता ही नहीं दोस्तों, अनंत तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो अनंत का कोई काउंटिंग नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का होगा। नीचे दी गई चित्र प्रासरव तरंगों के कार्य को दर्शाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? ये जो दिखाया गया है इसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं दोस्तों। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। जब किसी माँ के गर्भ में बच्चा होता है दोस्तों, तो गर्भ में बच्चा स्वस्थ है या उसकी गति क्या है या मूवमेंट क्या है उसको जानने के लिए दोस्तों सोनोग्राफी किया जाता है। उसको जानने के लिए सोनोग्राफी किया जाता है। तो उसको अल्ट्रासोनोग्राफी हम कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया दोस्तों? सिटी स्कैन। सिटी स्कैन क्या? ये बीमारी का भी मतलब शरीर में क्या क्या बीमारी है उसको जांच करने के लिए हम सिटी स्कैन का, जैसे चेस्ट में दोस्तों, चेस्ट में पेन होता है तो चेस्ट का फिर एक्सरे करता है या सिटी स्कैन करता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा दोस्तों एमआरआई होता है दोस्तों। एमआरआई का काम क्या है दोस्तों? अगर हमारा शरीर में कहीं भी नस दब जाता है, नस दब जाता है या नस के दब जाने के कारण हमारा पूरा बॉडी का चेकअप करवाना हो तो हम उसको एमआरआई द्वारा करा सकते हैं। तो ये नस दबी हुई नस को भी जानकारी पता कर सकता है। तो ये हमारा एमआरआई कहलाता है। एक्सरे इमेजिंग इफेक्टिव। एक्सरे दोस्तों हम क्या जानते हैं? अगर हड्डी वगैरह टूट जाता है तो हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसका एक्सरे करने के लिए किया जाता है। या हीरों का जांच करने के लिए कोई हीरा का छेद है क्या, या किसी हीरे में छेद है क्या, जांच करने के लिए क्या किया जाता है? एक्सरे किया जाता है दोस्तों। एक्सरे का मेन काम क्या है दोस्तों? ये क्या करता है? यहाँ पे ये जो जो डेंसर होता है तो उसको ये पास नहीं कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे है, जैसे एक ये हीरा हो गया, तो हीरा के बीचों बीच में क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक छेद है। तो जो छेद है दोस्तों अगर यहाँ पे एक्सरे पास किया जाएगा तो ये जब हम प्रिंट करेंगे ये एक्सरे का जो हमारा पेपर आएगा तो उसमें से यहाँ पे एक छेद दिखेगा, बाकी ये सब जैसा तसी दिखेगा। यहाँ पे अगर छेद दिखा, ये बहुत पतला छेद होता है दोस्तों जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है?
डायरेक्ट जब एक्सरे करते हैं तो ये हमारा छेद एक्सरे पे दिखाई देता है, वो हमारा क्या होता है, एक्सरे होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या है, सी नंबर का है। लंगर डालकर रोकी गई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंगदैर्घ्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव या क्रेस्ट की गति 25 मीटर पर सेकंड है। तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है। इसमें क्या क्या दिया गया दोस्तों, ये हमारा क्या दिया गया है, वेवलेंथ। क्या दिया गया, वेवलेंथ 125 मीटर, और ये गति यानी कि वेलोसिटी क्या दिया गया है, 25 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला गया दोस्तों में, फ्रीक्वेंसी। क्या बोला गया है, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया, लंगर। लंगर डालकर, लंगर मतलब क्या होता है दोस्तों, लंगर मतलब दोस्तों बड़े बड़े पानी जहाज में देखा होगा दोस्तों आप लोगों ने, एक बड़ा चेन जैसा होता है। क्या होता है, चेन जैसा होता है, चेन जैसा होता है। उस चेन को दोस्तों जब कहीं रोकना होता है जहाज को, तो उस चेन को नीचे डाल दिया जाता है, पीछे की तरफ से नीचे डाल दिया जाता है, ताकि मतलब वो तरंग से, मतलब वो क्या कहते हैं दोस्तों, लंगर से आराम से नाव को रोका जा सके। तो वो लंगर, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, लंगर। अब इसमें, अब हम क्या निकालना है इसमें हमको दोस्तों, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, v इक्वल टू न्यू लैम्बडा, या कितना दिया गया दोस्तों, 25, और ये लैम्बडा कितना दिया गया है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है दोस्तों। लैम्बडा हमारा कितना है, 125, फिर न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25, ये गुना में बराबर के उस पर भाग हो जाएगा, चल जाएगा। तो 25, 25 का 25, 25 25 125, मतलब 1/5। अब इसको भाग देंगे तो 0.2, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 0.2 दोस्तों। अब इसके आगे हम जितना भी जीरो लगा सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 0.20 हर्ट्ज, इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी हमारा होता है वो समय या आवर्तकाल का क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर फ्रीक्वेंसी का अगर दोस्तों यूनिट पूछा जाए तो वो हर्ट्ज होता ही है, लेकिन कभी कभी हमारा पर सेकंड दे देता है, या तो 1/सेकंड। तो ये भी हमारा फ्रीक्वेंसी का यूनिट कहलाता है, सेकंड। क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट कहलाता है। लेकिन ऐसा ही यूनिट में दोस्तों इसको हर्ट्ज लेते हैं, लेकिन अगर ये भी दे, अगर पर सेकंड दे दे तो वो भी हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 1/t। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दिया गया, 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक दूसरों के विपरीत है एक दूसरे का, तो इसको 1/न्यू भी हम लिख सकते हैं। तो हमारा ये 1/न्यू बराबर कितना है, 50 हर्ट्ज। अब इसको भाग देंगे दोस्तों, अगर कट नहीं रहा है तो यानी कि 1 के ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे, यानी कि पॉइंट लगाएंगे, फिर भी नहीं कटेगा क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो आएगा। तो फिर एक जीरो लगाएंगे तब एक जीरो आएगा, तो 50 दूना यानी कि 2 बार में कटेगा, यानी कितना, अरे पॉइंट के आगे हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं बाएं तरफ। तो ये कितना हो गया, 0.02 सेकेंड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर का हो जाएगा। धन विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंग पर चर्चा की गई। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, सबसे पहले पहले देखा कि ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो लंबवत होता है, यानी कि ऊपर नीचे होता है। तो जो ऊपर नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा दोस्तों, डी नंबर का हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य को हम क्या जानते हैं कि ये पैरेलल में चलता है, कहीं डेंस होता है, कहीं विरल होता है, तो कहीं विरल तो कहीं सघन, कहीं विरल तो पहले विरल फिर सघन फिर विरल फिर सघन फिर विरल फिर सघन, इसी तरह चलता है। कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी जो होता है T/1/न्यू, या तो न्यू इक्वल टू 1/t। तो हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो 1, और टाइम या आवर्तकाल, आवर्तकाल या समय अंतराल क्या है हमारा, 0.04
0.4 दिया गया है। इसको पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो ऊपर कितना जीरो, 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। अब इसको 4 से काटेंगे तो कितना, 25 चौके 100 मतलब 25 हर्ट्ज, यानी कि 25 हर्ट्ज हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है, डैश होती है। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। जैसे देखिए, ये क्या हमारा दोस्तों, ये समुद्र है, और ये नीचे हमारा क्या हो गया, ये ऊपर हमारा क्या हो गया दोस्तों, समुद्र का सतह हो गया या सरफेस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, समुद्र का सतह या सरफेस हो गया। और नीचे जो बोलते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, तल बोलते हैं। नीचे को क्या बोलते हैं, तल। तो दोस्तों अगर यहाँ पे एक बॉम्ब मान लेते कि ब्लास्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, इस जगह पे अंदर में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है। तो ये बॉम्ब ब्लास्ट करने के कारण यहाँ से पानी तो डिस्प्लेस होगा, तो पानी इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, पानी दोनों तरफ मूव करेगा। तो पानी जब इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो उसका वेव का नेचर क्या होगा, जो यहाँ पे पानी अंदर तल में दोस्तों, उस वेव का क्या होगा, नेचर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो तल में हमारा पानी जाएगा, तो पानी हमारा इस तरह से जो समांतर समांतर क्रम में ही जाएगा, क्या होगा, समांतर क्रम में जाएगा। और जो समांतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या होगा, अनुदैर्ध्य होगा। जो तल में हमारा दोस्तों, जो समुद्र के अंदर तल में हमारा होगा, वो अनुदैर्ध्य होगा। लेकिन दोस्तों जो सरफेस पे हमारा हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अनुप्रस्थ हो रहा है। क्या हो रहा है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ यानी कि नीचे वाले जो अंदर होगा वो हमारा, तो अंदर जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। और जो सरफेस पर होगा वो हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य, यानी कि बी नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो इसमें क्या बोलोगे, प्रकाश हमारा क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश हमारा क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि ये प्रकाश जो को हमें मीडियम की जरूरत होता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये भी मीडियम का जरूरत इसको नहीं पड़ता है। और जो रेडियो तरंग है, मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता। मतलब देखिए दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये हमारा क्या है, ए और बी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है दोस्तों, वो हमारा है ट्रांसवर्स वेव होता है। क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स मतलब दोस्तों अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ वेव होता है। लेकिन दोस्तों जो ध्वनि तरंग है, इसके लिए क्या होता है, मीडियम की जरूरत पड़ता है। और मीडियम साउंड को ट्रेवल होने के लिए दोस्तों एक मीडियम की जरूरत होता है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये विरल है। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये सघन हो गया। फिर हमारा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। मतलब दोस्तों साउंड जो हमारा ट्रैवल करता है वो समांतर रूप से ट्रैवल करता है, और इसको मीडियम की ज़रूरत होता है, इसे मीडियम की ज़रूरत होता है। तो इसमें हमारा दोस्तों ये विद्युत चुम्बकीय तरंग जो हम के अंदर ही हमारा प्रकाश तरंग या रेडियो तरंग आता है। तो ये हमारा दोनों क्या हो जाए, ये तीनों हमारा क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन ध्वनि तरंग जो हमारा है वो हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है और अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसका उत्तर हमारा 864 का डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनकी तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के सिरों ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति, फिर से वही क्वेश्चन दोस्तों। लंगर हम जानते हैं दोस्तों क्या कहता है, हमने देख लिया पीछे क्वेश्चन में। फॉर्मूला हमारा क्या है, ये v इक्वल टू न्यू लैम्बडा। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो v बराबर हमारा कितना दिया गया है, 25। और दोस्तों न्यू हमको निकालना है, लैम्बडा मतलब ये लेंथ है दोस्तों। तो ये लैम्बडा ही हमारा दिया गया है, मीटर में है मतलब लैम्बडा है वो। तो ये क्या हो जाएगा, 100 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 25/100। अब इसको काटेंगे तो 2 अंक के बाद 10 यानी 0.25 हर्ट्ज। बी नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, 865 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पहले हमने क्या देखा, ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव में हमने देखा दोस्तों कि जो 2 लगातार श्रृंग के बीच की दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं या तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारा कब का है, ये हमारा जब अनुप्रस्थ तरंग था या ट्रांसवर्स वेव था। लेकिन दोस्तों जब हमारा ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हम
अनुदैर्ध्य तरंग को बना रहे हैं। अब ये हमारा क्या है, डेंस रेयर मीडियम है। अब इसको हम डेंस कर दिए, फिर ये हमारा क्या है, ये हमारा रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया, फिर रेयर हो गया, फिर ये क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये डेंसर है, ये डेंसर है, क्या बोला गया, दो लगातार संपीड़न। तो ये हमारा दोस्तों ये क्या है, संपीड़न है। संपीड़न मतलब जहाँ पे डेंस होगा दोस्तों, डेंस या गाढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी संपीड़न है, संपीड़न है। तो इस संपीड़न के बीच से इस संपीड़न के बीच की दूरी को इसमें भी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, वेवलेंथ बोलेंगे। और दोस्तों दो इधर से दो रेयर मीडियम के बीच में जो होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ही बोलेंगे। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का। निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरल प्रतिक्रियाशील होता है। तो हम क्या देखते आ रहे हैं दोस्तों, तब से हम क्या देखते रहे हैं, अनुदैर्ध्य तरंग या जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें होता है। प्रकाश तरंग हमारा क्या होता है दोस्तों, जो लाइट रे होता है, ये हम लाइट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। विद्युत एक तरंग का वेग भी आवृत्ति एफ और तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है, तो डैश है। तो भी बराबर हमारा क्या था दोस्तों, न्यू लैम्बडा होता है, हम ये जानते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यू की जगह पर क्या दे दिया गया, एफ से फ्रीक्वेंसी को दर्शाया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू एफ लैम्बडा, भी इक्वल टू एफ लैम्बडा, जो किसमें है, बी नंबर पे दर्शाया गया है। तो 868 का क्या हो जाएगा, बी नंबर का हमारा उत्तर होगा। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। आवृत्ति क्या था दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी हमारा होता है वो क्या था, 1/t। तो यहाँ म्यू यहाँ पे हमारा क्या दर्शा रहा है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि म्यू इक्वल टू 1/t, यानी कि टी अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू 1/म्यू। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 1/म्यू, जो कौन सा है, डी नंबर का है। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति इतना है। देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है हमें, इसमें दिया क्या क्या गया है, फ्रीक्वेंसी हमारा 840 हर्ट्ज दे दिया गया है, और वेलोसिटी कितना दिया गया है, 380 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्बडा। तो हमारा क्या जानते हैं हम, वी इक्वल टू न्यू लैम्बडा। तो यहाँ पे लैम्बडा को एक तरफ रखेंगे, बाकी इस तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, वी अपॉन, ये इसको न्यू बराबर के उस पर यानी कि ये न्यू। तो वेलोसिटी हमारा कितना है, 380, और कितना दिया गया दोस्तों, 840। इसको काटते हैं, जीरो से जीरो किससे कटेगा दोस्तों, काटते हैं पहले, दो से, दो चौका 8, दो दूना 4, दो का दो, दो नंबर 18, मतलब ये जीरो में आने वाला दोस्तों, यानी कि इसमें 42 से डाल इसको भाग लगाते हैं दोस्तों, 42 19, यानी कि 0 पॉइंट, तो ये बदले इसके जीरो, कितना बार हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 5, अगर 5 से गुना करते हैं तो 20, यानी कि 4 चौक 16, 4 बार में जाएगा। तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, कितना बचा दोस्तों, 10 में 8 जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे 8 में 2, यानी कि 8 में 6 जाएगा 2, यानी कि 2 बच जाएगा। फिर इस पॉइंट के बदले एक जीरो हम उतार सकते हैं, यानी कि 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 5 20, यानी कि 5 बार में चलेगा। और एक 5 मतलब 4, यानी इसी तरह चलता रहेगा दोस्तों, यानी कि 0.045 मीटर। तो वेवलेंथ हमारा कितना हो गया, 0.045 मीटर। इसका उत्तर हमारा क्या है, ए नंबर का हो जाएगा। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लीटर डैश में दर्शाया जाता है। तो गामा को देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हमारा ग्रीक लीटर है। गामा को हम किससे दर्शाते हैं, इससे। और लैम्बडा को हम किससे दर्शाते हैं, इससे। और ये बीटा हमारा क्या होता है, ये हमारा बीटा का सिंबल होता है। और ये हमारा क्या होता है, अल्फा का सिंबल होता है। ये तो जो हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या तरंग यानी कि वेव, तो वेवलेंथ को किससे दर्शाते हैं हम, लैम्बडा से दर्शाते हैं। जो कि हमारा ये क्या है, जो हमारा सिंबल ये इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, लैम्बडा कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। हम ध्वनि तरंग की बात करते हैं, तो ध्वनि तरंग जो हमारा तो होता है दोस्तों, ध्वनि को हमें ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत होता है। क्या होता है, मीडियम का जरूरत होता है। तो ध्वनि तरंग हमारा जो होता है दोस्तों, वो कौन सा, ये हमारा ध्वनि तरंग हमारा क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग है, जो बोलते हैं इसको।
लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और दोस्तों ट्रांसवर्स वेव जो होता है दोस्तों, जो लाइट हमारा होता है वो हमारा अनुप्रस्थ तरंग से ट्रांसफर करता है। क्या होता है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट हमारा जो है वो अनुप्रस्थ दोस्तों या ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। तो ये हमारा लाइट हमारा इस तरह से ट्रांसफर करता है परपेंडिकुलर के रूप में, और जो साउंड होता है हमारा वो पैरेलल में ट्रांसफर होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? जो अनुप्रस्थ होगा वो मतलब जो साउंड होगा वो हमारा अनुदैर्ध्य तरंग करेगा से ट्रांसफर करेगा, और जो लाइट होगा वो हमारा अनुप्रस्थ तरंग से ट्रांसफर करेगा। तो इसका उत्तर कौन सा? दोनों अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल गलत। दोनों अनुदित तरंग है, बिल्कुल गलत। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ है, बिल्कुल गलत दोस्तों, क्योंकि ध्वनि हमारा जो है वो क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। तो बिल्कुल सही दोस्तों। तो डी नंबर का हमारा जो होगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश की तरंगों में सही है? तो पीछे हमने क्या देखा दोस्तों? जो ध्वनि तरंग था हमारा वो क्या था? अनुदैर्ध्य था, और जो प्रकाश जो था वो क्या था? अनुप्रस्थ था। तो इसमें भी हमारा सेम क्वेश्चन है, तो डी नंबर का उत्तर हो जाएगा। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है। देखिए दोस्तों, तरंग की प्रकृति के बारे में बात करें तो तरंग में हमने क्या देखा था? उसमें एक आयाम होता है। तरंग में क्या होता है? आयाम होता है, वेवलेंथ होता है या तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य आयाम होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन दोस्तों, और आवृत्ति होता है हमारा आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, और तरंग में गति भी होता है दोस्तों। तरंग में क्या होता है? तरंग का गति भी होता है। यानी कि फॉर्मूला भी हम क्या जानते हैं दोस्तों? जो फॉर्मूला हमारा होता है, जो v इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्बडा। तो ये हमारा क्या दर्शाता है? फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। और ये हमारा क्या दर्शाता है? वेवलेंथ या लेंथ को। और ये हमारा क्या दर्शाता है? तरंग की गति को दर्शाता है। मतलब ये भी हमारा तरंग का गुण है या प्रकृति है, ये भी है, ये भी है। ऊंचाई का दोस्तों कहीं पे जिक्र नहीं है। तो ये इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई जो हमारा तरंग से संबंधित नहीं है। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसमें तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्तों, जो फॉर्मूला होता है हमारा v इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्बडा। तो जो न्यू होता है हमारा वो एक दूसरे का किस क्या होता है? लैम्बडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या अनुक्रमानुपातिक होता है। अगर वेवलेंथ को हम बढ़ाते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी भी हमारा क्या होता है? घटता उल्टा होता है। और इसको अगर हम घटाएंगे तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो क्या बोला गया? वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए। क्या बोला? दिए गए वेग, दिए गए वेग मतलब दोस्तों स्थिर वेलोसिटी हमारा जो होगा, या वेग क्या होगा? स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो उसमें अगर ध्वनि का तरंग बढ़ाएंगे, आवृत्ति बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? आवृत्ति बढ़ाएंगे। आवृत्ति बढ़ाएंगे दोस्तों, इसको बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक है कि वेवलेंथ हमारा कम होगा। वेवलेंथ क्या होगा या तरंग दैर्घ्य क्या होगा दोस्तों? कम होगा। तो तरंग दैर्घ्य में क्रमिक रूप से वृद्धि और कमी होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होगी नहीं दोस्तों, तरंग दैर्घ्य में क्या होगा? कमी होगी। तो इसका उत्तर हमारा तरंग दैर्घ्य में कमी, तो डी नंबर का हो जाएगा। ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.25 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? हम क्या जानते हैं दोस्तों? हमारा फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू न्यू लैम्बडा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू को, 339 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसको रहने देते हैं इंटू 1.5। लेकिन दोस्तों ये सेंटीमीटर में है, हमको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारा का ये दोस्तों हमको ऐसा यूनिट में दिया गया है और आंसर भी हमारा ऐसा यूनिट में है। तो हम इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम 100 से भाग देते हैं, और इस 100 से भाग देंगे। अब 100 से भाग देंगे दोस्तों, तो अब क्या होगा? अब न्यू इक्वल टू यानी कि 339 इंटू ये 100 क्या हो जाएगा? बराबर के उस पर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और बट्टा 1.5। अब इस पॉइंट को हटा देंगे, उसके बदले भी एक जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये 2 जीरो इधर होगा, कितना बचा? 3, यानी 3 से कट जाएगा ये, 3 का 3, 3 का 3, 3 तिया 9। अब कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 एका 2, और ये 2 जीरो। तो कितना हो रहा है? 2 जीरो, यानी कि लास्ट में 226 2 जीरो किस में है? डी नंबर पे है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर का।
यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू न्यू लैम्बडा। अगर वेलोसिटी हमारा दोस्तों कांस्टेंट है, इसमें क्या बोलोगे, आवृत्ति को अगर हम इसको दोगुना करेंगे, क्या करेंगे, इसको दोगुना करेंगे, तो वेवलेंथ हमारा दोस्तों आधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको दो गुना करेंगे तो ये बट्टा 2 हो जाएगा, अगर हम इसको 3 करेंगे तो ये बट्टा 3 हो जाएगा, अगर इसको हम गुना 4 करेंगे तो ये बट्टा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या दोस्तों विपरीत है, तो अगर हम इसमें दो गुना कर रहे हैं तो ये हमारा बट्टा 2 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मूल का आधा हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। दो कर्मिक यदि दो कर्मिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है तो इनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। और क्या बोला गया यहाँ पे कि दो क्रमिक शीर्षों, मतलब ये पहला शीर्ष हो गया, ये हमारा क्या है, पहला शीर्ष, और ये क्या है, दूसरा शीर्ष है। और जो पहला शीर्ष और दूसरा शीर्ष है उसको हम क्या बोलते थे, वेवलेंथ बोलते थे। और वेवलेंथ बराबर हमारा क्या दिया गया है, एल दिया गया है। तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों जब वेवलेंथ इसको बोलते हैं और उसकी लंबाई हमारा एल दिया गया है, तो हम इसको डायरेक्ट किसके द्वारा डिनोट करेंगे, एल द्वारा डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, एल द्वारा। अब यही पे दोस्तों यहाँ पे बोला जाता कि एक तरंग और दूसरे के गर्त के बीच की दूरी दिया गया है, मतलब कि ये पहला यहाँ से लेकर के दूरी अगर यहाँ तक दिया होता, यहाँ तक, तो ये हमारा कितना होता, तो ये हमारा दोस्तों एल बट्टा 2 हो जाता। क्या होता, एल बट्टा 2। अगर दोस्तों यहाँ से लेकर के सिर्फ इतनी ही दूरी, मतलब सिर्फ ये दूरी दिया होता, तो ये हमारा दोस्तों एल बट्टा 4 हो जाता, क्योंकि 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये 4 भाग हो जाता, 4 पार्ट। तो ये हमारा एक एल बट्टा 4 हो जाता। तो इसका उत्तर हमारा 878 का डी नंबर का होगा। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो हमारा ध्वनि होता है वो किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, ये साउंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्या दिया गया, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि दोस्तों वो साउंड पर साउंड, ये ध्वनि का चैप्टर का है, लेकिन इसमें हम जान लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा, आयाम बढ़ने पर। ध्वनि बढ़ती क्या दोस्तों, ये आयाम, मतलब दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी अगर जितना बढ़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी हमारा ये एम्पलीट्यूड दोस्तों जितना अधिक होगा उतना ही साउंड अधिक आता है। ये हम साउंड की क्लास में चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये आयाम और ये पिच दोस्तों ये साउंड से रिलेटेड है, ये हम साउंड क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करती है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? देखिए दोस्तों, फ्रीक्वेंसी बराबर हमारा क्या होता है, डायरेक्ट 1 अपॉन टाइम। तो दोस्तों जब कंपन का संख्या, दोस्तों हम क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं हम, एक सेकंड में जितना कंपन करेगा, जैसे कि एक सेकंड में कोई भी तरंग कितनी बार अपनी साइकिल को पूरा करेगा, एक सेकंड में कितनी बार साइकिल को कंपन पूरा करेगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यहाँ पे कितना कंपन पूरा कर रहा है, 40 कंपन पूरा कर रहा है, कितने समय में, 2.5 सेकंड में। तो इसको अगर हम 40/25 लिखेंगे डायरेक्ट, मतलब जितना साइकिल कंप्लीट करेगा बट्टा टाइम, तो कितना करेगा, 25 चौके 100 यानी कि 25 8 200 यानी कि 16, 25 16 कितना हो जाएगा, 25 16 400। तो फ्रीक्वेंसी इसका हमारा कितना होगा दोस्तों, 16 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर का। तरंग चाल आयाम तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं वेव का या तरंग का विशेषता क्या क्या है, चाल होता है, कोई भी तरंग होता है तो उसमें क्या क्या डिपेंड करता है, तो हमारा उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये जो तरंग चाल आयाम तरंग दैर्घ्य धर दिया गया है, वो क्या है, तरंग की क्या है, वेव का क्या है, ये सब क्वालिटी है, ये सब क्या है, क्वालिटी है, या प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं, क्या है, क्वालिटी या प्रॉपर्टी या गुण है, क्वालिटी प्रॉपर्टी गुण। तो ये हमारा क्या है, सारे के सारा क्या है, गुण है। ये जितने भी टर्म दिया गया है वो क्या है, हमारा गुण है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि जो तरंग की क्या है विशेषताएं हैं इस पर डिपेंड करता है, मतलब तरंग जो हमारा इस सब पर क्या कर डिपेंड करता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, तरंग के रासायनिक गुण। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, इसमें केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, तो रासायनिक का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो केमिकल से संबंधित है। तरंग का कार्य, तरंग का कार्य नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, ये तरंग का घटक भी नहीं। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का होगा।
तरंग का आयाम डैश होता है। तरंग का आयाम हम किसे कहते हैं दोस्तों? आयाम हम किसको बोल रहे हैं? जब ये मेन पोजीशन से, इसका मुख्य लाइन से या मेन लाइन से किसी भी तरंग का जो ऑसिलेशन होता है उसमें से या तो क्रस्ट में या ट्रफ में, यानी कि सिरिंग में या गर्त में कितना मैक्सिमम वो डिस्प्लेस करता है या कितनी ऊंचाई पर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो ये क्या है हमारा मध्य बिंदु, इसको मध्य रेखा या मध्य स्थान कह सकते हैं, इसको मध्य स्थान। और मुख्य मुख्य लाइन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन को देखते हैं, तरंग की एक समय अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। नहीं दोस्तों, अगर एक सेकंड में जो दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे क्या बात किया? अधिकतम दूरी की। तो ये उत्तर हमारा बी नंबर का होगा। एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, बिल्कुल नहीं। एक तरंग लंबाई के बराबर, तो बिल्कुल नहीं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम दूरी अधिकतम दूरी के कारण। तो ये जो हमारा अधिकतम दूरी है किसी भी वेव का, एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर क्रेस्ट और 40 गर्त बनाते हैं, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब क्या बोला गया है? ये जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट मतलब हम शिखर बोलते हैं, यानी कि ये ऊपर, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, तो ये 40 ऊपर जा रहा है 40 नीचे जा रहा है, मतलब ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, मतलब एक कंपन को पूरा कर रहा है। ये कितना पूरा कर रहा है? एक कंपन को। तो ये फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, तो इस प्रकार के कितना कंपन को पूरा करता है? मतलब यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जो दूरी कर रहा है वो एक कंपन, फिर यहाँ से यहाँ तक दो कंपन, यहाँ से यहाँ तक इसी प्रकार ऊपर नीचे जाएगा तो क्या होगा? तीसरा कंपन। तो इसी प्रकार ये कितना ऑसिलेशन कर रहा है? 40 ऑसिलेशन। और कितना सेकंड में कर रहा है? तो फ्रीक्वेंसी बराबर हमारा कितना होगा? 40। यहाँ पे शिखर और ये गर्त दोनों एक ही है दोस्तों, एक ऑसिलेशन है। तो एक ऑसिलेशन तो बट्टा कितना हो जाएगा? 0.3 सेकंड। एक पॉइंट के बदले ऊपर ये जीरो हटाएंगे। अब इसको काटते हैं, कितना होगा? 3 का 3, यानी कि 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 पॉइंट 3 तिया, यानी कि इतना ये चलता जाएगा, यानी कि 1.33.3333 ये आता रहेगा। तो इतना हर्ट्ज हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ये किसमें ऑप्शन में है? सी नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ओम क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट है। ओम हमारा किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का या प्रतिरोध का। एम्पियर हमारा किसका यूनिट है? करंट का या करंट का या धारा, विद्युत धारा का। तो ये हमारा क्या? इलेक्ट्रिसिटी से है। और डेसिबल जो होता है दोस्तों, डेसिबल क्या हमारा? डेसिबल जो हमारा होता है वो साउंड को मेजर करने का यूनिट है। डेसिबल क्या है? साउंड को मेजर करने का यूनिट है। तो और ये हर्ट्ज हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। लेकिन जब एक सेकंड में कोई भी पार्टिकल कितना बार ऑसिलेशन करता है उसको हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया? प्रति सेकंड। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? डी नंबर का, 884 का डी नंबर का हो जाएगा। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व को का क्षेत्र कहलाता है, संपीड़न कहलाता है दोस्तों। हम क्या जानते हैं? जैसे ये हमारा क्या है? विरल है। और ये क्या हमारा? डेंस है। फिर विरल, फिर डेंस, फिर विरल। ज़्यादा होने का मतलब क्या दोस्तों? जो वायु का दाब लग रहा है वो कम लग रहा है, और यहाँ पे वायु का दाब क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। तो जब ज़्यादा लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संपीड़न कहते हैं। और वायु का कम दाब, अधिक दाब, तो हमारा पैरेलल रूप से या समांतर क्रम में ही हमारा साउंड ट्रेवल करता है। और वो क्या है हमारा? अनुदैर्ध्य तरंग में ट्रांसफर करता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? संपीड़न। तो इसको यहाँ पर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? संपीड़न। और ये दूरी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? विरल बोलेंगे, विरलन या तो विरल। और ये अनुनाद, अनुनाद होता है दोस्तों रेजोनेंस। अनुनाद मतलब क्या होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब ये होता है दोस्तों कि जब सेम मटेरियल एक को फॉर्क होता है दोस्तों, सेम मटेरियल का होता है, तो अगर हम इस पे अगर हम इसको कंपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक, इसके अगर सेम फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा तो इसको कंपन करने पर ये खुद ब खुद कंपन करेगा, जब फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का मैच हो जाता है तो उसको रेजोनेंस या अनुनाद कहा जाता है। और ये दोलन दोस्तों, ये ऑसिलेशन मतलब ये कितना साइकिल कंप्लीट करता है एक सेकंड में हमारा, वो हमारा फ्रीक्वेंसी के हिसाब पर डिपेंड करता है दोलन। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? संपीड़न, डी नंबर का। यदि एक सिरिंज और इसके क्रमागत गर्त की मध्य दूरी एल है, देखिए दोस्तों,
यहाँ पे क्या बोला गया, फिर वही क्वेश्चन को पूछा गया है। जैसे देखिए एक श्रिंग, तो ये ऊपर वाला बिंदु हमारा क्या हो गया दोस्तों, श्रिंग हो गया। ये हमारा ऊपर बिंदु क्या हो गया यहाँ पे श्रिंग, और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की वृद्धि, मतलब ये हमारा क्या हो गया, गर्त हो गया। लेकिन दोस्तों हम क्या बोले थे कि अगर यहाँ से ये दो श्रिंग या श्रिंग के बीच की दूरी बोले तो उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको क्या बोला गया था उस टाइम, एल बोला गया था। लेकिन यहाँ पे एल नहीं दिया गया है, यहाँ पे एल नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो श्रिंग है, पहला श्रिंग और ये गर्त, ये हमारा क्या हो गया, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, श्रिंग, क्या बोलेंगे, श्रिंग या तो क्रेस्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, गर्त। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को क्या दिया गया है, ये दूरी को हमारा क्या दिया गया है, एल दिया गया है। और ये दूरी एल है, तो ये दूरी भी हमारा क्या होगा, एल होगा, क्योंकि ये बराबर होता है। तो इसका वेवलेंथ अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, 2l हो जाएगा। अगर आधा दूरी एल है तो पूरा दूरी हमारा क्या होगा, 2l हो जाएगा। इसका वेवलेंथ हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, बी नंबर का हो जाएगा। अगर दोस्तों l/2 की बात करें तो l/2 कब हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा इसमें, तो हमारा ये दूरी क्या कहलाएगा, l/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो क्या बोला गया है। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। हम पहले क्या पढ़ चुके हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। क्या होता है, वेवलेंथ का। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। या तो जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। मतलब ये दूसरे का क्या होगा दोस्तों, अगर फ्रीक्वेंसी अधिक है तो वेवलेंथ कम होगा, और वेवलेंथ अधिक है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगा। तो दोस्तों जिसका फ्रीक्वेंसी हमारा कम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, उसी का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है, ए नंबर का। तो जिसका अधिक फ्रीक्वेंसी होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है, 100 हर्ट्ज है। मतलब सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, 100 हर्ट्ज आवृत्ति वाले का ही तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। सबसे कम वेवलेंथ ये 400 हर्ट्ज पर होगा इसमें देखा जाए तो। एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर, क्रेस्ट और तरंगर्थ उत्पन्न करता है। तो तरंग दर की आवृत्ति, तो हम क्या देखें दोस्तों कि आवृत्ति जो होता है कितना ऑसिलेशन, ये कितना ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब 20 तरंग कर रहा है यानी कि 20 ऑसिलेशन कर रहा है। तो ऑसिलेशन अपॉन टाइम, इस पॉइंट के बदले एक जीरो हटाएंगे, 4×5=20 यानी कि 50 हर्ट्ज हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। 50 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्सर्जित करती है। तो तरंग को 600 मीटर की दूरी तक तय करने में कितना समय लगेगा। हमारा फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया दोस्तों, 500 हर्ट्ज दिया गया है, और जो वेवलेंथ हमारा कितना दिया गया है, 0.4 मीटर, और तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करना है, 600 मीटर दूरी तय करना है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पे वेलोसिटी तो नहीं दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, वेलोसिटी नहीं दिया गया है। तो हम कैसे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, हमको टाइम निकालना है। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी निकालना होता, मतलब टाइम निकालना होता, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे T=1 फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला से निकाल सकते थे, लेकिन उसकी वेवलेंथ ये दिया गया है। लेकिन ये एक इतनी दूरी की बात हो करता, सिर्फ 0.4 मीटर तरंगदैर्घ्य की बात करता तब। लेकिन टोटल दूरी कितना बात कर दिया है, इतना दूरी कवर करने के बारे में बोला गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे हमें, तो हमारा v बराबर कितना दिया है, क्या जानते हैं, v बराबर न्यू लैम्ब्डा आता है। तो वेलोसिटी में यहाँ से निकाल लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, और वेवलेंथ कितना दिया गया 0.4, यानी कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो, और इस जीरो से जीरो बदले खत्म हो जाएगा, 5 चौके 20, और एक 5 20 और एक जीरो के बदले ये जीरो, यानी कि जो वेलोसिटी आ गया इतना मीटर पर सेकंड हो गया। अब टोटल दूरी कवर करने की बात हो रहा है दोस्तों, तो समय हमारा क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे स्पीड, या तो चाल हम कह सकते हैं, दूरी बट्टे स्पीड है तो चाल। तो दूरी कितना हो गया 600 मीटर, और चाल कितना है, चाल हमारा ये 200 मीटर आ गया, यानी कि समय कितना लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 3 6, यानी कि टाइम जो लगेगा दोस्तों 3 सेकेंड लगने वाला है। तो इसका उत्तर हमारा
3 सेकंड हो जाएगा। एक तरंग की गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, तरंग की गर्त, पहले हम ये ट्रांसवर्स वेव को लेते हैं, तो ये ऊंचाई या ये ऊंचाई दोनों हमारा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो चाहे हम श्रृंग की दूरी को ले लें, उसको आयाम कहा जाता है, आयाम, या इस दूरी को नीचे ले लें, इसको भी आयाम कहा जाता है। चाहे वो श्रृंग बोले या गर्त बोले, श्रृंग बोले या गर्त बोले, दोनों के बीच की जो मीन पोजीशन या मीन जो मुख्य अक्ष से जो दूरी मैक्सिमम होता है, उस बिंदु को हम, मतलब उस लाइन को या उस दूरी को आयाम कहते हैं, चाहे वो श्रृंग में दिया गया हो या गर्त में दिया गया हो। तो इसका उत्तर हमारा क्या होता है, आयाम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं दोस्तों, 1 सेकंड में जितना कंपन करता है या ऑसिलेशन करता है किसी वेव द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। परिमाण मतलब किसी भी संख्या का वैल्यू होता है दोस्तों। विस्थापन हम क्या जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं विस्थापन, कि किसी भी दो बिंदुओं का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का होगा। किस माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं दोस्तों। जो टोटल समय लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ये तरंग का समय काल, यानी कि तरंग का समय काल या टाइम पीरियड। तरंग का दोलन बिल्कुल नहीं, आवृत्ति नहीं, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति इतना है, तो समय अंतराल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं समय अंतराल, क्योंकि यहाँ पे कोई दूरी की बात नहीं किया गया है, यहाँ पे कोई दूरी का बात नहीं किया गया, तो यहाँ पे जो स्पीड या वेलोसिटी दिया गया है उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो 1/, डायरेक्ट हम 1/न्यू लिखेंगे फॉर्मूला, और उसके हिसाब से डायरेक्ट हम निकालेंगे 1/, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना गया 20 हर्ट्ज, तो इसको भाग देंगे कितना, यानी कि 20/2500, यानी कि 0.05। इसको अगर 20 से भाग देंगे दोस्तों, तो एक पॉइंट के मतलब एक पॉइंट बैठेंगे, तो इस पॉइंट के बदले 0, फिर इस 20 से ही छोटा है तो एक 0 के बदले और देंगे, और 20/100, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 सेकेंड, यानी कि सी नंबर का इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर द्वारा उस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, उस वस्तुओं का क्या मतलब है, डॉक्टर हमारा किसका इस्तेमाल करता है, एक्सरे करने के लिए। तो एक्सरे करने के लिए हमारा हड्डी वगैरह जो टूटता है, तो मेन डॉक्टर किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। क्या ध्वनि तरंग को, डॉक्टर साउंड वेव का क्या इस्तेमाल करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, मैग्नेट का इस्तेमाल तो नहीं होता है दोस्तों। आंतरिक हम किसको कहते हैं, आंतरिक की मतलब ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, आंतरिक वेव। तो एक्सरे इसका हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन मतलब इरिलीवेंट है। इंफ्रारेड किरणों या इंफ्रारेड किरणें क्या है, इंफ्रारेड किरणें क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमने शुरू में क्या देखा था, कि गाय अविजो इंफ्रा मारे, ये हमने ट्रिक देखा था, इंफ्रा मारे, इंफ्रा मारे। तो यहाँ पे जो इंफ्रा है ये हमारा क्या है, इंफ्रारेड है। और इन सभी वेव को हम क्या कहते हैं, इन सभी वेव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या, विद्युत तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, कि गाय अविजु इंफ्रा मारे, लास्ट में हमारा क्या आ रहा था, रे आ रहा था। अब लास्ट में हमारा जो रेडियो वेव था उसका फ्रीक्वेंसी क्या था, सबसे कम था। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम था उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जिसका कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लेकिन दोस्तों, शुरू में हमारा क्या था, गा था, तो इसका फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, सबसे अधिक था। फ्रीक्वेंसी हमारा सबसे अधिक था, तो जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। तो गामा का फ्रीक्वेंसी क्या था, सबसे अधिक था, तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी था, उसका मतलब इसका वेवलेंथ क्या होगा, हमारा सबसे कम होगा। तो गामा किरण हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। और सबसे अधिक वेवलेंथ दोस्तों रेडियो तरंग का हो जाएगा, सबसे अधिक वेवलेंथ रेडियो तरंग का हो जाएगा।
दृश्यमान या विकिरण या विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, ये विजुअल रेज जो हमारा किससे संबंधित है? लाइट से। लाइट, या इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, या ऑप्टिक्स या प्रकाश। क्या है? प्रकाश। तो दोस्तों जो विजिबल रेडिएशन का खोज जो है वो हमारा किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। और एक्सरे का खोज किसने किया था? एक्सरे का खोज किसने किया था दोस्तों? विलियम रॉन्टजन ने हमारा एक्सरे का खोज किया था। रेडियो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दोस्तों, वो किसने खोज किया था? रेडियो हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। मार्कोनी है दोस्तों, इसने क्या किया? इसने बिना तार के संकेत भेजने का इंस्ट्रूमेंट जो है इसी ने खोज किया था। रेडियो संचार जिसको कहते हैं दोस्तों, रेडियो संचार। तो रेडियो संचार का खोज गुलियेलो मार्कोनी ने किया था। तो विलियम रॉन्टजन ने हमारा एक्सरे का खोज किया था, और हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बताया था, और जो ऑप्टिक्स या लाइट के बारे में दोस्तों हमारा आइजैक न्यूटन ने बताया था। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो हमने क्या देखा था दोस्तों? पराबैंगनी किरण। हमने शुरू में ही चर्चा किए थे कि पराबैंगनी किरण जो हमारा होता है वो सूर्य की रोशनी पाया जाता है, और उस पराबैंगनी किरण को हमारा कौन रोक लेता है? ओजोन लेयर रोक लेता है। क्या करता है? ओजोन लेयर रोक लेता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो ये पराबैंगनी किरण हमारा क्या आ जाता? नीचे आ जाता। और पराबैंगनी किरण अगर नीचे आ जाता तो ये हमारा स्किन कैंसर को पैदा करता है। पराबैंगनी किरण क्या करता है? स्किन कैंसर को पैदा करता है। लेकिन दोस्तों पराबैंगनी किरण का कुछ काम भी है, ये जल को क्लीन करने में भी काम आता है, यानी जो पानी को जो होता है वो पानी के कीटाणु को भी मारने में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोनों की संख्या है? देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? प्रति सेकंड की बात कर दिया, मतलब एक सेकंड में कितना कंपन करेगा। मतलब एक सेकंड में मान लेते हैं कि एक सेकंड में इतना साइकिल कंपन कर लिया। किसी ऑसिलेशन या किसी पार्टिकल द्वारा एक सेकंड में इतना कंपन पूरा कर लिया। तो एक सेकंड में जितना कंपन या जितना ऑसिलेशन पूरा करेगा वो हमारा आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। और दोस्तों एक और एक साइकिल पूरा करने में, जैसे कि ये एक साइकिल हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को उसको क्या कहते हैं? हम आयाम कहते हैं। और ये तरंगदैर्घ्य क्या है? दो ऊपर श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी, या दो गर्त और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति भी तरंग लैम्बडा और चाल भी है, भी के बीच संबंध। तो भी बराबर हम क्या जानते हैं दोस्तों? न्यू लैम्बडा। भी बराबर न्यू लैम्बडा, जो किस में है? हमारा सी नंबर पे है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर पर सेकंड है। इस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंगदैर्घ्य हम क्या जानते हैं? भी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? न्यू लैम्बडा। तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पे लैम्बडा निकालना है। तो ये 36 हमारा क्या दिया गया? वेलोसिटी। और ये वेवलेंथ हमको निकालना है, और फ्रीक्वेंसी को बराबर किस पर ले जाएंगे? यानी कि बट्टा 50। तो ये हमारा क्या निकलेगा? वेवलेंथ। अगर हम इसको काटें तो कितना बार में कटेगा दोस्तों? इसको काटने का आराम तरीका दोस्तों, हम इसको 100 में 100 कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 बना देते हैं। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, मतलब 36 दूना क्या हो जाएगा? 72। और ये 50 दूना 100। अब आराम से हम क्या करेंगे दोस्तों? 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 0.72 मीटर। तो कौन हो जाएगा उत्तर? डी नंबर का हो जाएगा। इनके में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है? तो हम क्या जानते हैं दोस्तों? जो गाय अविजु इंफ्रा मारे, तो रेडियो भी हमारा क्या है? चुंबकीय तरंग है। माइक्रोवेव भी चुंबकीय तरंग है। इंफ्रारेड भी चुंबकीय तरंग है। तो अल्ट्रासाउंड हमारा जो दोस्तों वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगें क्या है? अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग हम क्या जानते हैं? ये परपेंडिकुलर के रूप में ये ट्रांसफर करता है, यानी कि लंबवत या तो परपेंडिकुलर। तो लंबवत के बारे में जो दिया गया होगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में दिए दोस्तों। बिल्कुल ये नंबर का ही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आगे देखना ही नहीं हमें, क्योंकि ये क्या बोला गया है? लंबवत। तो लंबवत हमारा यही जो ट्रांसवर्स प्रस्थ होता है दोस्तों, वही हमारा परपेंडिकुलर वेव से ट्रांसफर करता है। और जो समांतर में ट्रांसफर करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अनुदैर्घ्य कहते हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अनुदैर्घ्य या तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं।
तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इतना ही था दोस्तों। हमने दोस्तों वेव से संबंधित सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों हम अगली क्लास में साउंड से संबंधित क्वेश्चन को करने वाले हैं। साउंड से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा या अच्छा समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।